फैमिली के बारे में या जो भी नियर्स एंड डियर्स हैं उनको भी आप फ़ोन कर दें, उनकी भी जो कोई क्वेरीज हों तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। एलोपेशिया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये अलग अलग इसकी स्टेजेज होती हैं। पहले ये एलोपेशिया एरियाटा के रूप में होता है, पैच बनने शुरू हो जाते हैं, सिंगल पैच बनता है, फिर वो धीरे धीरे मल्टीपल भी हो जाते हैं। कई बार ये एलोपेशिया टोटलिस में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें सारे सिर के बाल चले जाते हैं, और कई बार ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में कन्वर्ट हो जाता है जब शरीर के सारे बाल इंक्लूडिंग स्कैल्प है ना, आईब्रो, सब बाल चले जाते हैं, शरीर के किसी भी अंग पे कोई बाल नहीं होता। ये अलग अलग इसकी स्टेजेस हैं। तो पहले तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको फैमिली हिस्ट्री में भी इस तरह की समस्या रही होती है, मदर को, फादर को या फैमिली में किसी और व्यक्ति को ये समस्या रहती है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जेनेटिक भी होता है और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है कि हमारा खान पान कैसा है, हम कितने स्ट्रेस में रहते हैं, हम कितना यौगिक और आयुर्वेदा के हिसाब से जीवन को जीते हैं। तो जैसे डॉक्टर मित्तल भी अपने सारे लेक्चर्स के अंदर लाइफस्टाइल पे बहुत बढ़िया बताते हैं। तो मैं भी पेशेंट को ज़्यादातर दवाइयाँ तो ठीक है, हमें जब बीमार होते हैं लेनी ही पड़ती हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ऐसा ही हो कि हम बीमारियों हमारे हों ही नहीं, हम ठीक रहें, स्वस्थ रहें, तो ऐसा ही हमारा लाइफस्टाइल रहे। आयुर्वेद तो कहता भी है कि सबसे पहले हमारी दिनचर्या बढ़िया हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। और यदि आपको एलोपेशिया हो गया है, आपकी 12 साल की बताया ना? 12 साल की बच्ची है एलोपेशिया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको जेनेटिक रहा हो। पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सिर्फ कॉस्मेटिकली आपको परेशान करने वाला है। इसका शरीर के अन्य अंगों पर, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, इसका शरीर के अन्य किसी अंग पर इफेक्ट नहीं आता बालों को छोड़ के। ये आपके बालों पे है तो बालों पर ही रहेगा, किसी और अंग पे आपको नुकसान नहीं करेगा। पहले आप ये जान लें। ये हो सकता है कि इसके ग्रेड बढ़ जाएं, ये एलोपेशिया टोटलिस यूनिवर्सलिस हो जाए, वो जो कि बहुत कम लोगों में होता है। दूसरा, आप ये बात ध्यान रखें कि ठीक होने के बाद भी एलोपेशिया के पैचेस दोबारा आ सकते हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा यही है कि आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें किसी भी अच्छे डॉक्टर से, ट्राइकोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, या अगर बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन से, क्योंकि आपका पीडियाट्रिशियन ही बच्चों की बीमारियां देखना, सबसे पहला फिजिशियन आपका पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का, तो वहीं से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें कि अगर आप ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं उसको कम करें, हरी सब्जियाँ, फल ज़्यादा लेना शुरू करें। दूसरा, आप नींद पूरी लें, क्योंकि नींद से बिल्कुल एलोपेशिया एरियाटा का सीधा संबंध है। तीसरा, यदि किसी कारण से बच्चे के ऊपर आपको स्ट्रेस लगता है, पढ़ाई का लगता है या किसी और कारण से लगता है, तो उसमें उसको कोप अप करने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा तो ये बार बार परेशान करने वाली दिक्कत है। एलोपेशिया एरियाटा 2 किस्म का होता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जुड़े होंगे, उनको मैं बता दूं। एलोपेशिया नॉन स्कारिंग भी होता है और स्कारिंग भी होता है। कई बार ये जब बार बार रेकरेंट होता है, या कई बार लाइचन प्लैनस या फोलिकुलाइटिस, इस तरह की डिसऑर्डर्स हैं, जब वो बार बार आती हैं तो वो कई बार बालों की जड़ों को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। उसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। इसे हम स्कारिंग के साथ साथ वैज्ञानिक टर्म में सिसास्टिशियल एलोपेशिया भी कहते हैं। ये नॉन स्कारिंग भी होता है, नॉन सिसास्टिशियल भी होता है। तो उसके अंदर आपकी फॉलिकल ख़त्म हो जाती है। तो अगर फॉलिकल ख़त्म होती है, वो हमें बायोप्सी, एक टेस्ट होता है, स्कैल्प की बायोप्सी करनी पड़ती है उसकी कन्फर्मेशन करने के लिए कि आपको नॉन स्कारिंग उसके अलावा ट्राइकोस्कोपी टेस्ट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि बाल की रूट बची हैं या नहीं बची हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, या एक्सक्लेमेशन हेयर उसके अंदर होते हैं। जब बाल निकलते हैं तो छोटे छोटे हेयर जो आते हैं उसे एक्सक्लेमेशन हेयर बोलते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ठीक होने वाला है। शर्त यही है कि आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट ले लें और सबसे पहले अपने खान पान को ठीक करें। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। देखिए, एक क्वेश्चन से बड़े सारे लोगों को आंसर मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आंचल गुप्ता जी ने पूछा है कि सर स्कैल्प सोरियासिस का इलाज बताइए। सोरियासिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, वो स्कैल्प पे भी होती है और स्किन पे भी होती है। तो सोरियासिस भी एक कृच्छ साध्य रोग है। असाध्य तो मैं नहीं कहूँगा, कृच्छ साध्य का मतलब होता है कि देर से ठीक होने वाला। और यहाँ भी वही बात आती है कि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं या क्रोनिक डिजीज़ हैं या ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको लेट ठीक किया जा सकता है, या कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो सारी उम्र आपके साथ रहती हैं, ये इस कैटेगरी की कुछ बीमारियाँ होती हैं। तो सोराइसिस भी एक ऐसी बीमारी है कि जो किसी अन्य अंग पर कोई फर्क असर नहीं डालती, लेकिन जब स्केलिंग बढ़ती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी स्किन, जो हमारी नेचर के अंदर स्किन ऐसी होती है कि जो बार बार बदलती है, इसके अंदर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, रेप्लिकेशन हो जाती है कोशिकाओं के बढ़ने की, और वो उसकी दर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जैसे मछली की खाल उतरती है ना, तो इस तरह के से पेशेंट को
मछली की खाल की तरह से वाइट वाइट स्केलिंग फ्लेकिंग हो जाती है और वो बार बार उतरती हैं, जिससे पेशेंट परेशान हो जाता है। ये इचिंग कर सकती है, आपको देखने में भद्दी लगती है, और सर्दियों में ज़्यादा होती है आमतौर पे, गर्मियों में कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से पित्त जन्य बीमारी है, पित्त के कारणों, क्योंकि जितनी भी स्किन डिसऑर्डर हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में जब गर्मी का स्तर बढ़ता है, पित्त का स्तर बढ़ता है, तब ये ज़्यादा होती हैं। इसका भी जितनी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती हैं उन सब का हमारी स्ट्रेस के साथ सीधा संबंध होता है। स्ट्रेस बढ़ेगी तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो सोराइसिस भी बढ़ेगी। पेट की बीमारियां भी पित्त जन्य होती हैं। आपकी पेट की बीमारी बढ़ेगी यानी आपको एसिडिटी है, अम्ल पित्त बढ़ेगा तो आपके शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ जाएगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और जब पित्त का प्रकोप होगा तो सोराइसिस या अन्य बीमारियां आपको शुरू हो जाएंगी। आयुर्वेद में इसे किटिब कहा जाता है, सोराइसिस को किटिब कहा जाता है। तो यदि आपको स्कैल्प सोराइसिस है, इसके अलावा स्किन शरीर के अन्य किसी अंगों पे भी सोराइसिस है, तो सबसे पहले बात, जैसे मैंने एलोपेशिया एरियाटा में ही कहा आपको, कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, ऑयली स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, नींद ठीक लें, सैर करें, मेडिटेशन करें, नियमित सुबह जल्दी उठने से लेकर रात के जल्दी सोने तक दिनचर्या अपनी नियमित करें। भोजन का समय एक रखें। अगर आप नाश्ता सुबह 8 बजे करते हैं तो कोशिश करें वो 5 से 10 मिनट इधर उधर हो, ज़्यादा ये नहीं कि 8 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं। इसी तरह से रात का भोजन और रात के सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का आप अंतर अवश्य रखें। और मीठा और नमक, क्योंकि ये दोनों जहर हैं, ये आप बिल्कुल कम से कम कर दें, ठीक है। मीठा और नमक कम कर दें, हरी सब्जियाँ फलों का सेवन ज़्यादा करें। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर स्कैल्प सोराइसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको कोई चिकित्सक ऐसा मिल जाए जो पंचकर्मा आपका कर दे, क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो पित्तजन्य है। पित्तजन्य बीमारियों के लिए विरेचन आयुर्वेद में बताया गया है। विरेचन का अर्थ होता है कि जब हम मेटिकेटेड परगेशन करते हैं, दवाइयों के माध्यम से आपके उदर की, पेट की, आंतों की सफाई करते हैं, उसे विरेचन कहा जाता है। तो विरेचन आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास, अच्छे सेंटर के अंदर कराइए, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आहार का बड़ा महत्व है, परहेज का बड़ा महत्व है, ठीक है। आप परहेज करिए प्रॉपर और अच्छी जगह से पंचकर्मा कराइए, और कुछ साथ में संशमन के लिए कुछ पित्त शामक दवाइयाँ, क्योंकि पूरी बीमारी तो आयुर्वेद के अंदर हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट मेरे पास आया और मैंने सबको वही दवाइयाँ लिख दी, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रकृति देखी जाती है, 3 प्रकृति देखी जाती हैं। पेशेंट की प्रकृति देखी जाती है, रोग की प्रकृति, रोगी की प्रकृति, और कौन सा मौसम चल रहा है, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आपकी नाड़ी देखी जाती है, आपकी दिनचर्या देखी जाती है, आपका आहार विहार देखा जाता है, सतम में देखा जाता है कि किस तरह से आपके शरीर के अंदर जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद के अंदर देखनी पड़ती हैं। तो चिकित्सा की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई है। आपकी लाइफस्टाइल की बात करूँगा। किसी अच्छे चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से आप ट्रीटमेंट लें, आपकी अच्छी तरह से सोराइसिस मैनेज हो जाएगी। सोरियासिस का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट बताया डॉक्टर मुकेश ने। देखिए, सोरियासिस एक लाइफस्टाइल डिजीज है। कंफर्ट जोन में रहने से, वीआईपी जोन में रहने से सोरियासिस होती है। अगर हम शाम को सूर्य छिपने से पहले खाना खा लें, जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया, रात को फिर वॉक करके आए, फिर जल्दी सोएं, और सुबह 4 से 7, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में मेडिटेशन भी करें, योग भी करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, वॉक करके आएँ, सुबह शाम डेली 4-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, फिर नहीं सोरियासिस, फिर तो स्किन को सांस मिल जाएगी। हमारी जो स्किन है उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, फिटनेस कितनी अच्छी है, वो डिसाइड करेगी कि सोरियासिस होती है नहीं होती है। तो आज का जो स्पेशल सेशन है, जो बड़े सारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं भी हमारे साथ में, तो मैं चाहता हूँ उनको बता दूँ कि आज हेयर की केयर के बारे में सेशन है। बालों से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं आज आप खुल के सामने रखें। जितने भी आपके परिवार में किसी मेंबर की हो, किसी को भी हो, तो बालों की जो भी समस्याएं। अगला क्वेश्चन आया है प्यारी दिस पीहू, इनका है कि वाइट हेयर को उपाय फॉर स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उनको परमानेंट ब्लैक कैसे करें? वाइट हेयर, देखो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, डॉक्टर मित्तल के साथ भी सेशन में पहले भी बताया है कि वाइट हेयर की समस्या, ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या आजकल दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। और जब तनाव होता है तो हमारे जो बाल की रूट होती है उसके नीचे कुछ कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं। वो एक पिगमेंट बनाती हैं मेलेनिन, और जब तनाव होता है बालों में तो ये डीएक्टिवेट हो जाती है मेलेनोसाइट, और वो पिगमेंट बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में बालों के ग्रे होने की, सफ़ेद होने की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है जेनेटिक। यदि मदर फादर से हमें कुछ गुणसूत्र ऐसे मिले हैं, फैमिली से हमें कुछ गुणसूत्र ऐसे मिले हैं जो आपके बालों को कम उम्र के अंदर ही सफ़ेद करना शुरू कर देते हैं, तब भी हो सकती है। और अगर किसी को दोनों काम हो जाएं, यानी जीन्स भी
ऐसे मिल गए जो ग्रेइंग करेंगे, और दूसरा आपका एनवायरनमेंट या आपका लाइफस्टाइल भी इस तरह का हो गया, तब आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं अपने केस में डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बहुत वीडियो में कोट किया कि 26-27 साल में मेरे बाल रिवर्स होने शुरू हो गए थे। अच्छा। मेरे बाल इतने ज़्यादा ग्रे थे, जो लोग मुझे, अब मैं 47 का हो गया, जो लोग मेरे को मिलते हैं कॉलेज टाइम के, वो बड़ा हैरान होते हैं कि यार ये कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, चमत्कार हुआ, अभी रिवर्स हो गए बाल इतने ज़्यादा। तो जब मेरे हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल का रोल है, अच्छा खान पान रखें, नींद बढ़िया लें, और उसके साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके मेलेनोसाइट्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, आपके बाल को रिवर्स भी कर सकती हैं ग्रे होने से। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। सर, बालों को झड़ने से कैसे रोकें, ये है फैजल अंसारी। फैजल जी, बाल झड़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। एक व्यक्ति के सिर में 1 लाख बाल होते हैं एवरेज, 1.25 लाख भी हो सकते हैं, 70-80 हज़ार भी हो सकते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 80 से 90 बाल हमारी नेचर हमें देती है, और 1 महीने में 1 सेंटीमीटर बाल हमारा बढ़ता है। तो इस दृष्टि से कैलकुलेशन करें तो एक दिन में हमारे 50 से 100 बाल झड़ते हैं। बालों का एक लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र में बाल 3 अलग अलग चरणों से गुजरता है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। जब बाल टेलोजन फेस में आता है, यानी बाल का जब बुढ़ापा आता है, जिसे हम बाल का बुढ़ापा कहते हैं, तो बाल अपनी रूट से आपकी वो इंटैक्ट रहती है और शाफ्ट बाल की गिर जाती है, उससे दोबारा बाल ग्रोथ करता है। ऐसे ऐसे 20 से 25 साइकिल बाल को मिलते हैं, और 3 से 5 साल की उम्र एक बाल की, एक लाइफ साइकिल की होती है। तो इस तरह से बाल 50 से 100 बाल डेली हमारे झड़ते हैं। समस्या का कारण तब है जब ये संख्या बढ़कर 100 से ज़्यादा, 150, 200, 300 तक चली जाती है। जैसा अभी हमने पीछे देखा, कोरोना हुआ लोगों को, एक यूके में भी रिसर्च हुई है कि 22% लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की समस्या आई 2 से 3 महीने के बाद, कोरोना होने के बाद। ऐसे ही आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, या कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, या कोई लोग इंटेंशनली वेट कम करते हैं बिना किसी प्लानिंग के, है ना, तो उनको बालों को जो मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो मिल नहीं पाते, और बाल डिफ्यूज फेज में जल्दी चले जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस है, हमारी आदतें हैं, इन सारे चीज़ों से बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। समस्या तब आती है जब आपको स्कैल्प खाली होनी शुरू हो जाए, बीच बीच में से स्पेस दिखना शुरू हो जाए, टेलोजन एफिलियम क्रोनिक हो जाए, बाल ऐसी स्टेज में चले जाएं जहाँ स्कारिंग होने का डर हो, या कोई इन्फेक्शन, डेंड्रफ या कोई अन्य इन्फेक्शन हो जाए, तब समस्या का विषय। बाल झड़ना कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। 50, 60, 100 बाल हर व्यक्ति के झड़ते हैं। समस्या तब है जब ज़्यादा झड़े और बाल वापस ना आए। थैंक यू। देखिए, बालों के झड़ने के लिए और बाल सफ़ेद होने के लिए, ग्रे होने के लिए, दोनों ही कंडीशन में लाइफस्टाइल में इंट्रोस्पेक्शन जरूर चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल में झांकें। एक तो नमक बहुत ज़्यादा ना हो, जब भी पित्त बढ़ेगा तभी बाल गिरेंगे, तब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो बासी भोजन ना खाएं। जितना फ्रेश फूड लेंगे उसमें भी रॉ फूड हमारे भोजन का 40% हिस्सा होना चाहिए। हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, ताज़े फल खाएं। पका हुआ भोजन बहुत ज़्यादा ना, माइक्रोवेव का तो बिल्कुल ना लें। उधर जैसे गर्मी आती है तो फ्रिज का पानी ना लें कि मटके का पानी लें, तब अच्छा रहेगा। क्योंकि बेसिक हमारी लाइफस्टाइल अगर हम नेचुरल वे में, जैसे आज से 200-500 साल पहले जीते थे, प्राकृतिक चीज संसाधनों का उपयोग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जब हम ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, ज़्यादा आर्टिफिशियल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एसी का उपयोग, बहुत ज़्यादा फ्रिज का उपयोग, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रहना, इंडोर रहना, आउटडोर नहीं जाना, तब बालों की दिक्कतें आती हैं। तो बालों की दिक्कतें हमारी वजह से ही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट ना बने मेडिसिन के ऊपर। इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम देखें कि भाई क्या कारण है, उसको समझें। बाकी एक गर्म पानी से नहाना और गर्म ये स्प्रे, ये जो हेयर ड्रायर लगाते हैं, इनका उपयोग करना, ये भी बालों की जड़ों के लिए बड़ा ही उनके लिए नुकसानदायक चीज़ है। बारी की जड़ें तड़प जाती हैं जब भी गर्म चीज़ उनको छूती है। जैसे जो हमारी आँख की जैसे पुतली है, ऐसी बालों की जड़ें होती हैं। तो हेयर फॉलिकल्स वो डैमेज ना हो, उसके लिए ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, ताज़े पानी से नहाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको तो नहाना ही ताज़े पानी से चाहिए, उन्हीं के बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो इसलिए 2 चीज़ों को जरूर गांठ बांध लें। पित्तवर्धक भोजन ना हो, गर्म चीज़ों का, गर्म पानी का या गर्म हवा का उपयोग ना करें। लोग सर्दियों में हेयर जो ब्लोअर लगा के सोते हैं, रूम हीटर लगा के सोते हैं, वो भी बालों के लिए नुकसान। जितना हम प्राकृतिक परिवेश में रहेंगे तब हमारे बालों की बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे खेत में फसल लहराती है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सर, एलोपेशिया को देखिए, एलोपेशिया को ठीक करें, ये काफ़ी अभी डिटेल में बताया था। तो जो नए क्वेश्चन है उनको हम लेंगे। हेलो सर, टॉप पर हेयर कम है, बैक में तो ठीक है, हेल्दी कैसे करें? टॉप पर हेयर कम है तो इसका मतलब ये है कि इनको मेल पैटर्न बाल्डनेस है। मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको पता है कि ये इसके ग्रेड्स होते हैं, 7 ग्रेड्स होते हैं। जब जेनेटिक कारणों से, हेरिडिटरी कारणों से, अनुवांशिक कारणों से, वंशानुगत कारणों से आपको बाल जाते हैं तो उसे हम
गंजापन या बाल्डनेस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका या मेल पैटर्न बाल्डनेस मेल्स में और फीमेल में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब माता पिता से जो गुणसूत्र मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को DHT में बदल देते हैं। एक 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, उसके इन्फ्लुएंस में तो बाल पतला होना शुरू हो जाता है। टर्मिनल हेयर को वो वेलस में कन्वर्ट कर देता है। टर्मिनल हेयर का अर्थ है मोटा बाल, जैसे हमारे सिर में होता है, और वेलस हेयर का बाल मतलब है कि ये बारीक बाल जो हमारे बाकी सारे शरीर पे होता है। इसके अंदर और इस मोटे बाल के अंदर बेसिक फ़र्क ये होता है कि बाल हमारा 3 लेयर से बनता है। ऊपर की लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं, बीच की लेयर को कोर्टेक्स बोलते हैं और अंदर की लेयर को मेडुला बोलते हैं। जो बीच की लेयर होती है वो बालों को स्ट्रेंथ देती है, जिसका नाम है कोर्टेक्स। जब बाल टर्मिनल से वेलस में कन्वर्ट होता है तो जो कोर्टेक्स होती है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने से उसकी जो मोटाई 0.067 mm होनी चाहिए वो 0.034 mm आ जाती है और बाल आपका स्कैल्प के ऊपर का पतला हो जाता है। लेकिन पीछे वाला बाल आपका जो ओसिपिटल या वर्टेक्स क्राउन पे है वो पीछे वाला ठीक रहता है। क्राउन वर्टेक्स और आगे से टेम्पोरल से वो बाल आपकी हेयरलाइन भी रिसीड हो जाती है और बाल पतला होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर बाल कम लगते हैं। यही कारण होता है कि हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेयर जो लेते हैं वो सेफ जोन से, जो ओसिपिटल रीजन में होता है वहाँ से लेते हैं, ताकि आपके बाल लंबे समय तक रहें, क्योंकि इन बालों पे DHT हार्मोन का असर नहीं आता। तो यदि आपको बाल आपके क्राउन से, वर्टेक्स से या फ्रंट से कम हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि बाल कम नज़र आ रहे हैं, तो ये क्लियर कर रहा है कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है और ये मैनेजेबल है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन जो बाल जा चुके हैं वो दवाइयों से वापस नहीं आ सकते, वहाँ पर फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। आजकल PRP और मेडिसिन मिला के काफ़ी हेल्पफुल है जो बाल थिन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। प्रियंका जी का क्वेश्चन है डॉक्टर मुकेश कि मेरी एज 24 ईयर्स है, मेरे बीच की मांग के बाल 10-12 बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बढ़ते ही जा रहे हैं, सफ़ेद बाल बढ़ते जा रहे हैं क्या, और मेरे को जुकाम भी रहता है। तो देखिए, जो जुकाम आपको रहता है, जुकाम के 2 बड़े कारण बताएं आयुर्वेद में। एक तो शुगर वाली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना, ज़्यादा चावल, ज़्यादा आलू, ज़्यादा दूध, ज़्यादा मीठा, तो वो जो एक इनएक्टिविटी, जो इनएक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, ये बाल सफ़ेद होने का भी कारण है और ये जुकाम का भी कारण है। इसके लिए आपको ज़रूर सुबह के टाइम में आउटडोर एक्टिविटी अच्छी सी करनी चाहिए। शाम को भी खाने के बाद एक्टिविटी करें, अच्छी 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, सुबह भी 3-4 किलोमीटर की वॉक भी करें, योगा भी करें, उससे ओवरऑल फिटनेस का लेवल अच्छा होगा। अगर ओवरऑल फिटनेस अच्छी होगी तभी हमारे बाल भी हेल्दी होंगे। बाकी डॉक्टर मुकेश बताएंगे। ग्रेइंग के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने बताने की कोशिश की है कि ग्रेइंग 2 कारणों से होती है, जेनेटिक और हमारी आदतों से। तो अगर 24 साल की एज में आपको मांग से बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वो समय है कि जब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा, खान पान की आदतें थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और स्पेशली टमाटर के अंदर विटामिन B5 होता है जिसे हम कैल्शियम पेंटिथोनेट कहते हैं। ये मेलिनोसाइट्स जो सेल्स हैं उसको एक्टिव करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप 1 टमाटर डेली शुरू करिए। और बालों के अंदर अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो कोशिश करें कि कलर ना लगाना पड़े आपको। आप जो नेचुरल हीना होती है उसके अंदर इंडिगो या आंवला, भृंगराज वगैरह मिला के उनका पाउडर वो लगा लें। कोई भी नेचुरल हीना का इस्तेमाल करें, या कोई भी ऐसा केमिकल ना लगाएं जो आपके बालों को कलर देने के नाम पे उनको पतला कर दे या किसी तरह की एलर्जी आपके स्कैल्प में कर दे। पहला ये ध्यान रखें। अपना 7 से 8 गिलास पानी, 7 से 8 घंटे की नींद, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। और कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद में ऐसी हैं जिनका अगर सेवन टाइमली शुरू कर दें हम, तो उसको ठीक किया जा सकता है ग्रेइंग को, जिसमें आंवले का यूज़ हो सकता है किसी भी फॉर्म में। आंवला रस आप ले सकते हैं स्वरस के रूप में, आंवला कैंडी के रूप में भी ले सकते हैं, आंवले को पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं, सर्दी आने वाली है आंवला च्यवनप्राश के रूप में भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ भृंगराज आसव करके एक पीने का आयुर्वेद का एक आसव आता है, वो आप 4-4 चम्मच सवेरे शाम ले सकते हैं। आंवला, भृंगराज, इसके साथ साथ एक हर्ब आपने सुनी होगी ब्रह्मी। भृंगराज, आंवला, मुलट्ठी, इन चारों का पाउडर मिला के आप बना सकते हैं। मिक्स बराबर मात्रा में आप लें और 1 चम्मच पाउडर या आधा चम्मच सुबह शाम दूध या पानी के साथ आप इसका सेवन करें, तो आपकी मेलेनोसाइट्स जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो और भी जो लोग ग्रे हेयर से पीड़ित हैं वो ये कर सकते हैं और इसको अपने घर पे आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रे हेयर की समस्या से बच जाएंगे और आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आज का सेशन वैसे स्पेशल बालों के बारे में है
एक है कि सर विटामिन डी 4.9 है, आयरन 30 और एल्कलाइन 126 है, फीमेल 47। देखिए एक तो सूरज की रोशनी जरूर मिलनी चाहिए, सुबह शाम की सूरज की रोशनी, जो सुबह उगता हुआ सूरज है, शाम को जाता हुआ सूरज है। अगर इंडोर ही ज़्यादा रहते हैं तो बॉडी का सिस्टम इतना एक्टिव नहीं हो पाता कि विटामिन डी को प्रिपेयर करके बना के सिंथेसाइज करके, और आयरन वगैरह के लिए भी खाली हम आयरन की कैप्सूल टैबलेट लेते रहे लेकिन हमारी बॉडी अपटेक नहीं करी, तो जो आयरन सब्जी दाल में से भी मिल जाना चाहिए आयरन, लेकिन अगर हमारी बॉडी का सिस्टम एक्टिव नहीं है, थायराइड, पैनक्रियास, किडनी हमारे उनमें अच्छे हार्मोन्स नहीं बन रहे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इतनी मैच्योर नहीं है, उसमें अच्छी क्वालिटी की म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, तो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें सिस्टम को अच्छा करना होगा। सुबह योग करें 1 घंटा, सुबह शाम की वॉक करें, फिर साथ में सप्लीमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, आयरन की भी अवेलेबल है, विटामिन डी के भी शैशे आते हैं, बाकी केवल मेडिसिन से ना एक्सपेक्ट करें। मेडिसिन तभी काम करेगी जब हम बॉडी को मैच्योर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई एप्पल साइडर विनेगर इन स्कैल्प सोरियासिस? सोराइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा कोई क्लिनिकली इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो देसी नुस्खे हैं, आपको लगता है अगर तो आप कर सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, लाइपोमा प्रॉब्लम प्लीज़ हेल्प। लाइपोमा देखिए जो ओवरग्रोथ है एक बॉडी में, ओवरग्रोथ कहीं भी गांठ हो गई, गिल्टी हो गई, लाइपोमा हो गया, फाइब्रोइड हो गया, पीसीओडी हो गई, तो ओवरग्रोथ का मतलब हम फूड जो ले रहे हैं वो भोजन हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ज़्यादा चावल, ज़्यादा आलू, ज़्यादा दूध, ज़्यादा दही, ये सब उसका कारण है। तो इनके बच के हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लें, रॉ फूड ज़्यादा लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, बाकी पका हुआ अन्न दिन में 1 या 2 बार खाएं, तब लाइपोमा ठीक होगा। सुबह 1-1.5-2 घंटे योगा करें, अर्ली मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले कर लेंगे 4-5 बजे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और सुबह शाम की वॉक करें, तब लाइपोमा ठीक होगा। बाकी पतंजलि की 2 मेडिसिन आती हैं इसके लिए, वृद्धि वाटिका वटी और मेदोहर वटी, ये दोनों गोलियां एक सुबह शाम 1 से 3 महीने के लिए ले लें, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। और आप फीडबैक देते रहें, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैं चाहता हूँ कि सब लोग फीडबैक दें। आगे भी सेशन में तो हर संडे लाइव होते ही हूँ, और डॉक्टर मुकेश का नंबर भी हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हेल्पलाइन नंबर जो इनका कंसल्टेशन के लिए इनकी ऑनलाइन लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, आप जरूर कंसल्ट करें। अगला है एक क्वेश्चन है कि सर बेस्ट डाइट फॉर हेयर ग्रोथ। जो बेस्ट डाइट है, देखिए एक तो रूटीन में खाना ही आपका अच्छा हो, जंक फूड ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा डॉक्टर मुकेश ने बताया कि 4 वाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांस फैट, इनसे बचना पड़ेगा। जितना नेचुरल जो फूड की नेचुरल उसकी कंडीशन है उसमें मेंटेन करके, जितना फूड को हम डी नेचर करके खाएंगे, जितना डीएनए मटेरियल ख़राब कर देंगे उसका, उतना ही जेनेटिक डिकोडिंग करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए नेचुरल प्रोसेस में फूड लें, कच्चा खाना ज़्यादा हो हमारे भोजन का। बाकी ड्राई फ्रूट्स थोड़े से एक्स्ट्रा भिगो के रख सकते हैं, वो ले सकते हैं। हरी सब्जियाँ लें, टमाटर में लाइकोपेन बड़ा अच्छी मात्रा में वो ले लें। बाकी डॉक्टर मुकेश बताएंगे। ये तो आपने सारा ब्रीफ कर ही दिया है, बस अपना सारी चीज़ें हमारे खान पान से, रहन सहन से और सोच से, है ना, तो अपनी आप सोच भी सकारात्मक रखें इन चीज़ों के साथ साथ। तो बाकी जो बीमारियाँ हम कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, उनसे तो हम बच ही सकते हैं। और मेरे को तो पर्सनल अपनी लाइफ से ऐसा लगता है कि 90% बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम आ बैल मुझे मार की तरह से बुलाते हैं। अगर आप अपना दिनचर्या ठीक रखेंगे, अपना सोच विचार ठीक रखेंगे, तो 100 में से 90 बीमारियों से आप बच सकते हैं। सुमन जी ने एक अपना फीडबैक दिया है कि सर मैंने देखा है कि मेहंदी में अगर हम आंवला पाउडर मिलाकर लगाते हैं तो बाल झड़ने रुक जाते हैं और इससे हेल्प मिलती है। बिल्कुल, आंवला तो आपको पता ही है कि बालों के लिए कितना अच्छा माना जाता है, और मेहंदी जो है नेचुरल कंडीशनर है, तो दोनों का योग बहुत अच्छा है। आंचल गुप्ता का आंचल गुप्ता का तीसरी बार आया है ये पूरा फायदा उठा रहे हैं सभी लोग, इसी तरह कह रहे हैं कि सर विच शैम्पू एंड ऑयल इज़ बेटर। देखो, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बालों के लिए जहाँ तक शैम्पू का सवाल है, शैम्पू बालों को स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन करने के लिए होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्कैल्प ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा शैम्पू आपके बालों को नुकसान करता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन स्कैल्प ऑयली है तो आप शैम्पू का फ्रिक्वेंट यूज़ कर सकते हैं, बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किस्म के शैम्पू होते हैं, एक मेडिकेटेड होता है, एक नॉन मेडिकेटेड होता है। जब आपको डेंड्रफ हो जाती है या फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प के अंदर, या कोई और मेडिकल कंडीशन होती है, तब आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं। उनको ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना होता है थेराप्यूटिकली, और आपको मेंटेन करने के लिए वो हफ्ते में 1 बार यूज़ करना होता है। और रूटीन केयर के लिए आप किसी भी अच्छे शैम्पू को, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा, किसी कंपनी को, कोई भी अच्छा शैम्पू जिसकी पीएच मेंटेन्ड हो, इसमें ध्यान रखने की बात यह है
कि हमारे स्कैल्प की जो पीएच है वो 5.5 होती है। ऐसा आप शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपके नेचुरल फ्लोरा फोना को ख़राब ना करे, स्कैल्प के आपके बालों को ज़्यादा ड्राई ना करे, आपके बालों के टेक्सचर को ज़्यादा ख़राब ना करे। तो ऐसा शैम्पू जब आप 1-2 शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भी ड्राइनेस या फ्रीजीनेस तो नहीं बढ़ा रहा शैम्पू। तो ऐसा शैम्पू यूज़ करें। और अच्छा है कि कोई हर्बल शैम्पू आप इस्तेमाल करें जो जड़ी बूटियों से बना हुआ हो। किसी भी बीमारी को लाइफस्टाइल से कैसे ठीक करें आप जरूर देखें भी। बाकी इस बार जो क्वेश्चन है आ रहे हैं हमारे पास बालों के बारे में, ये स्पेशल डेडिकेटेड सेशन बालों के बारे में है। तो उसमें एक ये क्वेश्चन आया है, ये इनका है कैसे लाइपोमा कैसे पूरा ठीक हो जाएगा 3 मंथ से मेरे हाँ सर आरोही अग्रवाल सर पिछले 3 मंथ से मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं कैसे। देखिए ये क्वेश्चन अभी बता दिया हमने कि बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें, बाल झड़ने के लिए भी, ग्रेइंग के लिए भी और एलोपेशिया के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन हम आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर कोशिश करेंगे। मैं अपॉइंटमेंट दूंगा डॉक्टर मुकेश से कि डॉक्टर मुकेश फिर हम एक बार समय देंगे। और डॉक्टर मुकेश की जो वेबसाइट है डॉक्टर मुकेश VHC हेयर क्लिनिक, VHC हेयर क्लिनिक वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है। का चैनल किस नाम से? VHC हेयर क्लिनिक। VHC हेयर क्लिनिक नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, VHC हेयर क्लिनिक नाम से वेबसाइट भी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। आप जब मर्जी आप चाहें तो आप कंसल्टेशन का इनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। और जो लोग आसपास के हैं, जो करनाल के आसपास के लोग हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जो भी लोग जाके मिले डॉक्टर मुकेश से बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी लाइफस्टाइल का जरूर ध्यान रखें। मेरा हमेशा ये मोटो रहता है कि हम लाइफस्टाइल को पहले ठीक करें, फिर अगर जरूरत है तो मेडिसिन लें। तो लाइफस्टाइल आप जरूर ठीक करें। थैंक यू।